Hello friends, this is your Lakshmanado and I welcome to all of you on my YouTube channel. अभी तक हमने ये देखा कि यूनिवर्स के आइडियाज क्या हैं, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल्स that were predicted by Aristotle, Greeks and Keplers and so many scientists. But हम लोग as you know अभी तक बातें ये पता चल ये इस थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि यूनिवर्स स्टैटिक है, एक्सपेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर का है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर होगा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। लेट्स बिगिन। जिसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन ऐसा माना जाता है नियर अबाउट 14 बिलियन ईयर्स मतलब पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। तब से लेकर के ये आज तक का एक्सपेंशन बता रहा है। यहाँ पे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है ईयर्स है, फिर यहाँ पे डार्क एज है, मतलब यहाँ पे इसका कोई पता आता नहीं है, अता पता नहीं लगा सकता। डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज प्लैनेट्स, मतलब इस प्रकार से गैलेक्सीज का डेवलपमेंट हुआ, प्लैनेट्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ पे डार्क एनर्जी एक्सीलरेटेड एक्सपेंशन है और ये फर्स्ट स्टार्स अबाउट 400 मिलियन ईयर्स यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब ये एक एक्सपेक्टेशन है कि यूनिवर्स का कैसे हम हम लगा सकते हैं। तो ये एक मॉडल है जो यूनिवर्स को मॉडल को डिफाइन करता है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट की व्यूज आए, रेड शिफ्ट आया, डेफ्रोड शिफ्ट आया, किस प्रकार से ये स्टेब्लिश हुआ यूनिवर्स एक्सपेंडिंग नेचर का है। सो देखते हैं। हाँ, तो क्या है मिल्की वे गैलेक्सी। लोगों को ये लग रहा था कि हमारे जो स्टार्स हैं जो हमको दिख रहे हैं उसमें जो इस मिल्की वे गैलेक्सी है बस वही है, एक ही गैलेक्सी है जिसमें जो स्टार्स हमको दिख रहे हैं वही हमारे पास एक गैलेक्सी है। ऐसा मिथ था, लेकिन इस मिथ को क्लियर किया एडविन हबल साहब ने 1924 में। किस प्रकार से उन्होंने इस मिथ को क्लियर किया? उन्होंने बताया कि नियर अबाउट 100 of thousands of millions of galaxies are there, मतलब नियर अबाउट 10 बिलियन गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में नियर अबाउट 10 बिलियन स्टार्स हैं। यहाँ पे बात इनको पता पड़ी। लोगों को ये बात इतनी आसानी से तो पचने वाली नहीं है। फिर इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस मेजर करी। मतलब अगर दो गैलेक्सीज होंगी तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो उन्होंने इसको मतलब मेजर करना चालू किया। तो उन्होंने मतलब मेजरमेंट किया अपना। तो वहां से इन्होंने बताया कि एक ही गैलेक्सी नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सी आती है। फिर उन्होंने स्टार्स के और गैलेक्सीज के बीच के डिफरेंस में कैसे मेजर करी कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने ल्यूमिनोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बल्ब है वो आपके पास है, अगर आपके पास एक बल्ब जल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर वही बल्ब दूर हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने इस प्रकार से लगाया कि जो हमारे नियर में स्टार्स होंगे वो नियरली ब्राइटर स्टार होंगे, इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन जो स्टार्स दूर होंगे वो उनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ से उन्होंने डिस्टेंस का पता लगाया। अगर हमको इंटेंसिटी मिल जाती है तो हम डिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं, और हमको अगर डिस्टेंस मेजर पता पड़ी तो हम ल्यूमिनोसिटी हम बता सकते हैं। और देखिए देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वॉल्वेज
एट द सेम, मतलब उन्होंने इस बताया कि किस प्रकार से बताया कि देयर आर सर्टेन स्टार्स, मतलब कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम रहती है। अगर उनकी इंटेंसिटी ना बदले का मतलब अगर हम डिफरेंट गैलेक्सीज से मेजर करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी सेम रहती है, तो उस प्रकार से हम उनका डिस्टेंस माप सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया उन्होंने ईच गैलेक्सी कंटेनिंग 10 बिलियन स्टार्स एंड स्लोली रेटिंग एंड स्टार्स इन इट्स स्पाइरल ऑर्बिट्स अराउंड इट्स सेंटर। हाँ देखिए, अब ये बात इन्होंने बताई कि जो एक गैलेक्सी है उसमें 10 बिलियन स्टार्स हैं नियर अबाउट, और वो स्लोली रोटेटिंग गैलेक्सी है, मतलब गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है, और स्टार्स स्पाइरल मतलब ऐसे 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 घूम रहे हैं स्टार्स अराउंड इट्स सेंटर अबाउट वंस एवरी 100 मिलियन ईयर्स, मतलब 100 मिलियन ईयर्स इन्होंने उसका स्टार का गैलेक्सी के अराउंड पीरियड बताया। अब देखिए यहाँ पे एक पेक्यूलियर कॉन्सेप्ट ये आता है, लोगों को लगता था कि अर्थ सेंटर पे है, और उसके पहले मतलब जो एरिस्टोटल मॉडल था वो अर्थ को सेंटर मान रहा था और बता रहा था कि सन को लेकर के जो बाकी स्टार्स हैं वो मूव करते हैं। यहाँ से सन भी मूव कर रहा है, प्लेनेट भी मूव कर रहे हैं, अर्थ भी मूव कर रही है, यहाँ तक कि गैलेक्सी भी मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, पूर्ण रूप से यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, जिसको जियोसेंट्रिक मॉडल बोला गया, वो फेल हो गया। और फिर बताते हैं कि स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस फ्रॉम वी कैन ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट वी कैन ऑब्जर्व द, मतलब ये इन्होंने बताया कि स्टार्स हमारे बहुत दूर हैं, हमसे स्टार्स बहुत दूर हैं, मतलब तो उनकी हम केवल एक प्रॉपर्टी पा सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी? लाइट की। उन्होंने लाइट को ऑब्जर्व किया और लाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया, मतलब न्यूटन ने ये बता दिया कि अगर हम लाइट को एक प्रिज्म से पास करें तो वो अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। तो उन्होंने स्टार की ये प्रॉपर्टी लगाई, और हम अब आपको ये भी पता होगा कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उससे हम ये बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गई तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता जान सकेंगे। तो उन्होंने स्पेक्ट्रा को, डिफरेंट स्टार्स के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया और ये पता पड़ा कि डिफरेंट स्टार के डिफरेंट स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो उन्होंने इस स्पेक्ट्रा को कंसीडर करके उन्होंने उसकी स्टार की प्रॉपर्टी बताई कि इस स्टार में ये स्ट्रक्चर होगा, इस स्टार में ये कंपोनेंट होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रॉपर्टी बताई, और यहाँ सब खोज वगैरह चल रहा है, साइंटिस्ट अपना मस्त खोज कर रहे हैं। इसे नहीं, जैसे जनरल लाइफ में हम अपना एक काम करते रहते हैं, वैसे साइंटिस्ट लोग अपना काम करते रहते हैं। भाई उनका वही काम है, उनकी वही लाइफ है। आज ये खोजेंगे, आज ये ऑब्जर्व करेंगे, आज ये सैटेलाइट लगा के ये मूव हुआ, आज वो स्टार यहाँ पे मूव हुआ, ऐसा करते रहते हैं। तो खोज चलती रही। फिर 1920 में क्या पाते हैं कि पेक्यूलियर थिंग पाते हैं, बहुत ही पेक्यूलियर। ये स्पेक्ट्रा और ये सब चीजें पता पड़ी, स्टार्स की ल्यूमिनिसिटी, डिस्टेंस, ये सब लोग पता पा रहे थे। लेकिन फिर वहां पे ये पाया स्पेक्ट्रा कि मतलब जो स्पेक्ट्रा बन रहा था स्पेक्ट्रम, उसमें स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट ज्यादा हो रहा था, रेड शिफ्ट। तो अब उन्होंने सोचना चालू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बात ये लगी कि स्टार्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डॉपलर शिफ्ट के बारे में, कि ऐसा अगर कोई वस्तु हमारे पास आ रही है तो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर कोई वस्तु हमसे दूर जा रही है तो अगर वो हॉर्न करती है, मतलब कार का एग्जांपल ले लीजिए, अगर कार आपसे पास आ रही है तो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और हम बता सकते हैं कि कार हमसे दूर जा रही है कि पास आ रही है। तो इसको ये डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है।
तो यही सेम कॉन्सेप्ट लाइट में भी इन लोगों ने लगाया कि जब रेड शिफ्ट आ रहा है, देखिए बेसिकली लाइट में दो शिफ्ट होता है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वहां पे ब्लू शिफ्ट अपेयर होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास आ रहा है तो वो ब्लू दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो रेडिश दिखेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमको रेडिश दिखेगा। तो दो प्रकार के शिफ्ट हो गए, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो यहाँ पे रेड शिफ्ट ऑब्जर्व हो रहा था, तो रेड शिफ्ट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज आर बढ़ता चला जा रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर क्या पता पड़ा, द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्स कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड फ्रॉम न्यूटन्स थ्योरी इन 19th 18th और इन 17th सेंचुरी। मतलब इस बिहेवियर से, न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी से या फिर न्यूटन की स्पेक्ट्रा की थ्योरी से हम ये बता सकते थे कि यूनिवर्स का बिहेवियर मतलब एक्सपेंडिंग है कि कॉन्ट्रैक्टिंग है। नेचुरली अब एक्सपेंडिंग हम लोग मान रहे हैं अभी तक, तो हम इसका एक्सपेंडिंग नेचर प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया था स्टैटिक मॉडल पे कि वो पड़ा रहा। 20th सेंचुरी में इसका पोल खुला कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग नेचर का है। अब यहाँ पे आइंस्टाइन, हम लोगों को ये लगता था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब कुछ क्लियर कर दे रही है, लेकिन आइंस्टाइन जो कि इतने महान, इतने रेप्यूटेड मॉडेस्ट साइंटिस्ट थे, उनको भी जो है एक्सपेंडिंग नेचर का यूनिवर्स नहीं जो है पसंद आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। अब उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाई थी, उन्होंने ये बात सोचा कि सब कुछ इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन जब इस थ्योरी को उन्होंने यूनिवर्स पे लगाया तो वहाँ पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं काम कर रही थी। फिर उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एब्सोल्यूट ना लेकर के उसमें कुछ मॉडरेशन किया, उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन किया। फिर उसमें उन्होंने उसमें एक कांस्टेंट लगाया जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बोला गया। उस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को उन्होंने एंटी ग्रेविटी बोला। एंटी ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल पुल को जो बैलेंस कर ले। अब न्यूटन की थ्योरी ये बताती है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। तो भाई जब यूनिवर्स है उसमें डिफरेंट हेवनली बॉडीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो वहाँ पे यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके कोलैप्स हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग नेचर का कहाँ से होगा, या फिर स्टैटिक नेचर कहाँ से होगा। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज यू नो उन्होंने मॉडिफाई किया, फिर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लाया, उसको एंटी ग्रेविटी बोला। तो वो एंटी ग्रेविटी ग्रेविटी को बैलेंस करके फिर मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। समझ रहे होंगे आप लोग। तो वहां पे स्टैटिक नेचर उन्होंने यूनिवर्स का इस्टेब्लिश कर दिया कि ले लो भाई लोग, ये स्टैटिक यूनिवर्स है। लेकिन साइंटिस्ट लोग हैं, डिबेट मतलब डिबेट तो खोज तो होती रहेगी। लोगों को, साइंटिस्ट को कभी कभी, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 2 2 4 होता है, लेकिन मान लो हम प्रूव ना कर पाए, लेकिन हमको ये पता है, लेकिन हमारे पास प्रूफ ना हो, लेकिन हम इतनी आसानी से हम बात को मानने वाले नहीं है। अगर कोई 2 2 4 ना कह के कोई 2 2 5 कहे और हमारे पास प्रूफ ना हो कि 2 2 4 है, लेकिन हमको ये बात पता हो 2 2 4 ही होता है, तो इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए। तो हम वहाँ पे खोज करने लगते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लें जिससे 2 2 4 हम प्रूफ कर सकें। उसी प्रकार से यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एब्सोल्यूट लेते हैं, और उन महान साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, जो कि रशियन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया, मतलब सॉरी एग्जाम्पल नहीं, मतलब कंसिडरेशन किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू को, और उन्होंने अपना मॉडल स्टेब्लिश किया। सो उनका मॉडल क्या है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और उनका फ्रीडमैन का मॉडल हम
देखेंगे। और ये देखिए, ये कुछ कंटेंट लिया हुआ है हमने इंटरनेट से। इसमें बताया गया है कि अगर हम एक्सपेंशन कंसीडर करें डिफरेंट, जैसे ये व्हाइट गैलेक्सी है, ये ब्लू गैलेक्सी, मतलब एग्जांपल लिया है कि यहाँ से ये गैलेक्सी एक्सपेंड हो गई और यहाँ पे ये देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर दिख रहे हैं, जैसे ये गोल्ड दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। इस गैलेक्सी में ये यहाँ पे गोल्ड वाला इधर हो गया, रेड वाला इधर हो गया। तो इस बात में मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे बता रहा है कि द डायग्राम डिपिक्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एंड रिलेटिव ऑब्जर्व फिनोमेना। ये बताया कि हम गैलेक्सी को या फिर यूनिवर्स को किस प्रकार से मेजर करते हैं। जैसे ये गैलेक्सी अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो मान लीजिए अगर हम सेंटर पे हैं तो कोई गैलेक्सी हमारे पास आएगी, कोई गैलेक्सी हमारे दूर जाएगी, हमसे दूर जाएगी। तो वही ये बता रहा है कि इस गैलेक्सी में रेड स्टार यहाँ पे है और सॉरी गोल्ड स्टार यहाँ पे, रेड स्टार यहाँ पे, इस गैलेक्सी में गोल्ड स्टार यहाँ पे, रेड स्टार यहाँ पे। तो वो हमारे ऑब्जर्वेशन बायस पे है कि हम किस प्रकार से गैलेक्सी को ले रहे हैं। बेसिकली ये डेटा जो बता रहा है, ये बता रहा है कि हम गैलेक्सी को चाहे गैलेक्सी के डिस्टेंस को चाहे इधर से मापें चाहे उधर से मापें, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस है। समझ रहे हैं? मतलब ये एग्जांपल लीजिए कि आप बीच में खड़े हो जाइए और एक बाइक आपके पास आ रही है, एक बाइक आपसे दूर जा रही है। तो वहाँ पे एक की दूरी घटेगी, एक की दूरी बढ़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि अगर गैलेक्सीज के बीच के डिफरेंस बढ़ रहा है तो क्या कोई गैलेक्सी हमारे पास आ रही है। तो ये बता रहा है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस। और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन का मॉडल क्या है, आइए हम देखते हैं। द फ्रीडमैन्स मॉडल्स, फ्रीडमैन मॉडल्स क्या है। इस मॉडल में इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व इन डिटेल। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर उसको डिटेल में सॉल्व किया जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर का उसका सॉल्यूशन आता है। लेकिन जो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन साहब हैं, वो दो सिंपल एजम्पशन लेते हैं। और वो एजम्पशन क्या है कि यूनिवर्स लुक्स आइडेंटिकल इन व्हिच योर डायरेक्शन। बेसिकली जो हम पहले बात कर चुके कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो हो रहा है वो रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है। एंड दिस वुड बी ट्रू ऑब्जर्व यूनिवर्स फ्रॉम एनीवेयर, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस है। हम कहीं से भी इसको मेजर करें, चाहे जो हमारी मिल्की वे है वहां से मेजर कर रहे हैं, चाहे हम सन से मेजर कर रहे हैं, चाहे मून से मेजर कर रहे हैं, यूनिवर्स हमको सेम दिखेगा हर जगह से। ये उन्होंने बताया, मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस। और तीसरी बात में जनरल में ये चीजें नहीं, मतलब रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यूनिवर्स सेम ऑब्जर्व हो, बिकॉज इन डिफरेंट गैलेक्सीज विद डिफरेंट वी ऑब्जर्व डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स। देखिए, जैसे जनरल लाइफ में हमको जो पता पड़ता है लोगों को वही लगता है, लेकिन ऐसा अगर हम ऑब्जर्व करें टेलीस्कोप से, स्टडी करें, डीप एनालिसिस करें तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्स का रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है, क्योंकि एक गैलेक्सी में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स, क्योंकि हम एवरेज नंबर ऑफ स्टार कैलकुलेट किए थे, लेकिन स्टार का नंबर डिफरेंस हो सकता है और एक गैलेक्सी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार भी हो सकते हैं। तो वहां से वो गैलेक्सी डिफरेंट टाइप की दिखने लगी। तो ऐसा ये रियलिटी में नहीं। फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे पता पड़ती है 1965 अमेरिकन फिजिसिस्ट Arno Penzias and Robert Williamson on design of very sensitive microwave detector for communicating with orbiting satellites.
अब यहाँ पे वही बात, ये लोग मतलब कुछ साइंटिस्ट थे जो माइक्रोवेव डिटेक्टर के बारे में खोज कर रहे थे। भाई साइंटिस्ट हैं तो खोज करेंगे ही अपना। वहाँ पे वे सेटेलाइट लगाए हुए थे और उन्होंने पाया कि जो डिटेक्टर है वो मोर नॉइज पिक कर रहा है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ऐसा उन्होंने पाया कि जितना प्रिडिक्शन था उससे उन्होंने उससे जो उनका ऑब्जर्व हो रहा था, ये जो नॉइज हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने फिर अपना जो जैसे छतरी लगाई थी या फिर डिश लगाया हुआ था, उसको उन्होंने सोचा कि जो चिड़िया उड़िया आती हैं अपना जो स्टैट है वो तो नहीं है उनके कारण, तो उसकी सफाई करी। फिर माल फंक्शन देखा कि कुछ गलत तो नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट गलत तो नहीं वर्क कर रहा है। और फिर देखा उन्होंने रात में उस एक्सपेरिमेंट को किया, फिर दिन में किया, फिर पूरे साल में किया कि मतलब अगर अर्थ सन से दूर है तो अलग प्रॉपर्टी शो करे। लेकिन यहाँ पे जो वो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, रेडिएशन आ रहा था, वो कांस्टेंट आ रहा था, हर दिन में भी, रात में भी, इस ठंडी में भी, गर्मी में भी। और इंस्ट्रूमेंट की चेक करने पे वो भी सेम आ रहा था। तो डायरेक्टर पॉइंटेड सो इट मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। तो उन्होंने बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडिएशन आ रहा है ये और एटमॉस्फेयर से नहीं आ रहा है, ये उसके बाहर से ही आ रहा है। दिस शोड दैट रेडिएशन मस्ट कम फ्रॉम बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम से भी बाहर आ रहा है, इवन फ्रॉम बियॉन्ड द गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी से भी दूर आ गैलेक्सी से भी दूर से ही आ रहा है। तो इस बात से ये प्रिडिक्शन हुआ कि कुल मिला जुला के यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। एक्यूरेट कंफर्मेशन ऑफ फ्रीडमैन्स फर्स्ट। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि जो फ्रीडमैन्स का फर्स्ट एजम्पशन था, यहाँ से फ्रीडमैन का फर्स्ट एजम्पशन प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे खोज चल रही है, अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं यूनिवर्सिटी में, सॉरी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कुछ खोज वगैरह कर रहे हैं। बॉब डिके एंड जिम पीबल्स वे आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन माइक्रोवेव्स। वो उनको भी भाई माइक्रोवेव में कुछ इंटरेस्ट था। अब वो इंटरेस्ट क्या है, बॉब डिके एंड जिम पीबल्स वे आल्सो सॉरी दे वर वर्किंग ऑन सजेशन मेड बाय। हाँ, तो फ्रीडमैन के स्टूडेंट थे, उनके सजेशन पे ये बॉब डाइक और जिम पीबल्स वर्क कर रहे थे कि यूनिवर्स, मतलब ये बता रहे थे कि जो अर्ली यूनिवर्स था उसको हॉट और डेंस था, ग्लोइंग व्हाइट हॉट, मतलब ग्लो कर रहा था, व्हाइट, वेरी हॉट एंड व्हाइट। डीके एंड पीबल्स और दैट वी शुड स्टिल बी एबल टू सी दिस ग्लोइंग। और उनको ये बात पता पड़ी कि हमको ये मानना चाहिए कि जो ग्लोइंग है व्हाइट हॉट, हमको वो अभी भी दिखना चाहिए। Because light from very distant parts of the early universe would only just be reaching us now। क्योंकि जो भाई गैलेक्सीज हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, जिनको मेजर कर पाना आसान नहीं है, उनसे बहुत, मतलब उनके उनसे लाइट आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस समय का जो टाइम चला होगा वो अभी तक नहीं आया होगा। तो ऐसा लोगों को ये लोग सोच रहे थे, जॉन क्या है जिम पीबल्स और बॉब डी के ऐसा सोच रहे थे कि अभी भी हमको वो लाइट दिखना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए। ऐसा बता रहे हैं कि जस्ट रीचिंग अस नाउ। लेकिन expansion of the universe mean that this light should be so greatly redshifted that it would appear to us now as microwave radiation। अब जैसे रेड शिफ्ट होगा तो जो नॉर्मल लाइट आ रही हो वो शिफ्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे रेड उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज होगा, तो वहाँ पे जो लाइट का प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो माइक्रोवेव में शिफ्ट हो जाएगा। Decay and Peebles were looking for this radiation when Penzias and Wilson heard about their work। और यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि पेंजियाज और कौन साइंटिस्ट थे, विल्सन, ये लोग पहले बता चुके थे कि जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है।
तो यहाँ पे ये डीके एंड पीबल्स जब ये भी वही बात पाए, तो जब ये इन लोगों ने पता पाया कि हम लोग तो इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये देखिए कि फॉर दी तो Penzias and Wilson heard about their work and realized that they had already found it। उन्होंने बताया कि हमने तो इसको पहले ही बता दिया है। तो इस बात से उन लोगों को नोबेल प्राइज मिल गया, क्योंकि भाई खोज वगैरह किए थे, लोगों को उसमें नहीं लगा होगा कि ये बात सही है। लेकिन ये जब डॉग डीके एंड पीबल्स खोज किए तो वहाँ सभी लोगों को इस पे प्रूफ हुआ, विश्वास ट्रस्ट हुआ, तो फिर बात आगे बढ़ी, इन लोगों को नोबेल प्राइज तक ले गए। फिर आगे क्या है, नाउ एट फर्स्ट साइट ऑल दिस एविडेंस दैट यूनिवर्स लुक्स द सेम विच योर डायरेक्शन वी लुक एंड माइट सेज, मतलब बता दिया फ्रीडमैन का मॉडल कि हम चाहे जहाँ से ऑब्जर्व करें वही हमको दिखेगा। In particular, it might seem that if we observe all the other galaxies to moving away from us, we must be at the center of the universe। मतलब अगर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है तो हमको सेंटर पे होना पड़ेगा। भाई अगर कोई चीज हम सेंटर पे होंगे तभी तो कोई चीज हमसे दूर जाएगी चारों तरफ। मतलब अगर जैसे आप बीच में खड़े होंगे तभी तो कोई मतलब चार वस्तुएं हैं और चारों आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप सेंटर पे हों। तो यही कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लगाया कि हम सेंटर पे हैं क्या। तो फिर पता पड़ी कि द यूनिवर्स माइट आल्सो लुक द सेम इन एवरी डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अदर गैलेक्सी दिस एज, जैसा हम फ्रीडमैन के मॉडल में देख चुके हैं, यही बात है। फिर आगे क्या है, इस बात को प्रूफ करने के लिए उनके पास लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, मतलब साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। द सिचुएशन इज रादर लाइक ए स्टेडली, और यहाँ पे फिर बात इस स्लाइड में हम लोग यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे कि इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। द सिचुएशन इज रादर लाइक ए स्टेडली ब्लोइंग ए बैलून व्हिच हैज नंबर ऑफ स्पॉट्स कंसीडर स्टार्स इन केस ऑफ यूनिवर्स। मान लीजिए आपके पास कोई बैलून है, उसको अगर आप फुलाना चालू करेंगे, उस पर आप स्टार बना दीजिए, स्पॉट्स बना दीजिए, और जैसे जैसे आप बैलून को फुलाएंगे, उसमें एयर भरेंगे, वैसे वैसे बैलून एक्सपैंड होगा, उसमें जो स्पॉट्स बनाएंगे उसके बीच की भी डिस्टेंस बढ़ेगी। और फिर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से स्पॉट्स बढ़ेंगे उनके बीच की दूरी जितनी बढ़ेगी उनका रेट उतना ही होगा, मतलब जितनी उनकी दूरी होगी उतनी तेजी से वो बढ़ेंगे। मतलब कोई अगर मान लीजिए बैलून है वो फूल रहा है कि जितना उनके बीच में अगर स्पॉट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी उतना रेट उसका बढ़ेगा। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल, इस कॉन्सेप्ट का यूज उन्होंने किया यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने में कि जितनी दूर हमसे कोई गैलेक्सी होगी उतनी ही दूर हमसे जा रही है, यानी द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज। और यहाँ पे फिर कुछ लोगों को ये बात नहीं पता थी, तो कुछ अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्टसन एंड ब्रिटिश मैथमेटिशियन रॉबर्ट वाकर बताते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में, या फिर फ्रीडमैन के कॉन्सेप्ट को। देयर आर टू अदर कॉन्सेप्ट, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज स्लो एंड डिस्टेंस विद टू नेबरिंग गैलेक्सीज स्टार्ट्स एट जीरो, इंक्रीज ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज बैक टू अगेन टू जीरो। और जो फ्रीडमैन का मॉडल था उसके अलावा भी और कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक जाएगा और फिर डिक्रीज होके जीरो पे आ जाएगा, यानी सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर इकट्ठा हो जाएंगे। इन सेकंड काइंड ऑफ सॉल्यूशन द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, ग्रेविटेशन कैन नॉट बी स्टॉप। इसने बताया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन है बहुत रैपिड ग्रोथ से हो रहा है कि जो ग्रेविटेशन को काउंटरैक्ट कर दे रहा है। गैलेक्सीज आर मूविंग एट स्पीड, स्टेडी स्पीड। तो वहां से फिर उन्होंने मतलब यूनिवर्स बढ़ता ही चला जा रहा है। थर्ड सॉल्यूशन इन व्हिच यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग ओनली जस्ट फास्ट इनफ टू अवॉइड कोलैप्स, रिकोलैप्स। इन दिस केस द सेपरेशन आल्सो स्टार्ट्स एट जीरो एंड इंक्रीज फॉरएवर। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स
फॉर एवर के लिए बढ़ता चला जाएगा। हाउएवर द स्पीड एट व्हिच गैलेक्सीज आर मूविंग आउटवर्ड गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर ऑल्दो इट्स, मतलब गैलेक्सीज का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो रेट होगा वो कम होगा। बट क्वाइट नियर रीच जीरो, मतलब जीरो पे नहीं पहुंचेगा। और इस फ्रीडमैन का मॉडल है कि जिस प्रकार से अर्थ पे मतलब 2D, जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल एक्स और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं, वैसे इन्होंने यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया 3 डायमेंशन में। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स का एंडिंग पॉइंट जैसे ग्रेविटेशन के नाते अर्थ कोई भी हेवनली बॉडी राउंड शेप का आकार स्टेब्लिश कर लेती है। उसी प्रकार से उन्होंने यूनिवर्स को बताया कि इसका भी कुछ फाइनाइट वो है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है। तो उसमें उन्होंने 3 डायमेंशन का यूज किया है इंक्लूडिंग 4 डायमेंशन, जिसको उन्होंने टाइम बताया है। और टाइम को उन्होंने भी फाइनाइट बताया, ऐसा नहीं है कि टाइम का कोई ओरिजिन नहीं है। ऐसा हम लोग एज यू नो हम लोग बात कर चुके हैं टाइम के बारे में, टाइम का ओरिजिन क्या है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप you enjoyed this session, so please like, share and subscribe my channel। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।